आज इरिडा में अच्छी खासी तेजी देखने मिली। स्टॉक लगभग 2.09% की तेजी के साथ 140 रुपये 99 पैसों पर बंद हुआ। और आज का जो स्टॉक का डे हाई और डे लो है वो 143 रुपये 30 पैसे और 137 रुपये 21 पैसे। वही हम 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 52 वीक हाई जो है इरिडा का वो 234 रुपये 29 पैसे और जो लो है वो 129 रुपये 11 पैसे। और अभी स्टॉक चल रहा है 140 रुपये 99 पैसे, यानी लगभग 52 वीक के लो के करीब ही स्टॉक चल रहा है। और वहाँ से ये लगभग 7.5% की तेज़ी दिखा चुका है अपने लो से। तो ऐसे में ऐसा क्या हुआ जो स्टॉक इतना गिर रहा है, और क्या हम समझे कि अब यहाँ से स्टॉक ऊपर भागेगा या नहीं भागेगा। चलिए आज के वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे, स्टॉक क्यों गिर रहा है और अभी लगातार 5-6 दिन से जो स्टॉक में जो तेज़ी दिखने को मिली 7% से अधिक की, क्या ये अब और जारी रहने वाली है और स्टॉक की जो गिरावट है क्या रुक गई है और यहाँ से अब स्टॉक ऊपर भागेगा। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। देखो, यदि हम स्टॉक का जो चार्ट है उस चार्ट पर नज़र डालें तो ये लगभग गिरावट का ही, ये हमें गिरावट ही दिखा रहा है कि स्टॉक में गिरावट जारी है। लेकिन अभी गिरावट क्यों जारी है इसी के बारे में हम बात करने वाले थे। तो देखो, स्टॉक जो है इरिडा का जो आईपीओ आया था वो आया था 29 नवंबर 2023 को। 29 नवंबर 2023 को इरिडा का आईपीओ आया, 32 रुपये उसकी प्राइस थी और तब से लेकर लगातार इस स्टॉक में तेजी आई और स्टॉक 15 जुलाई 2024 को 310 रुपये पर चला गया। सोचिए, लिस्टिंग के टाइम पे 32 रुपये पर लिस्ट हुआ और वहाँ से स्टॉक सिर्फ 9 महीने में, अगर हम कैलकुलेशन करें तो 9 महीने का टाइम पीरियड निकलता है, सिर्फ 9 महीने में 310 रुपये का है। यानी 9 महीने में इस स्टॉक ने लगभग 10 गुना रिटर्न दिया है। और तो फिर जाहिर सी बात है, जब कोई स्टॉक इतने कम समय में यानी 1000% का अगर रिटर्न देता है तो प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है, और यही इस स्टॉक में हुआ। स्टॉक जब 10 गुना रिटर्न दे चुका है तो ऐसे में इस स्टॉक में अचानक से फिर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई, जिसके बाद स्टॉक पर दबाव बना और उसी दबाव के चलते स्टॉक में लगातार गिरावट जारी है। यानी सबसे बड़ी वजह गिरावट की वो प्रॉफिट बुकिंग है। और दूसरी अब सबसे बड़ी जो वजह है वो हम बता दें, इरिडा में जो दूसरी सबसे बड़ी गिरावट की जो वजह है वो है म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी को घटाना। जी हाँ, कई सारे दिग्गज म्यूचुअल फंड ऐसे हैं, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को इसमें घटाया है। अगर हम बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने अपनी हिस्सेदारी घटाई। उसके अलावा निप्पॉन इंडिया, उसके अलावा ICICI, HDFC, जीरोधा, जियो, ब्लैक रॉक, SBI निफ्टी, और ये कौन सा है, निप्पॉन इंडिया। ये भी कुछ ऐसे कुछ प्रमुख म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपनी हिस्सेदारी को घटाया है। 1 महीने का, और अगर हम 3 महीने का अगर हम चार्ट देखें, 1 महीने और 3 महीने का अगर हम चार्ट देखें तो इसमें हम पाएंगे कि लगभग कई सारे म्यूचुअल फंड, जो प्रमुख दिग्गज म्यूचुअल फंड थे, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी इसमें घटाई है या तो फिर ख़त्म कर दी है। ऐसे में अगर जब म्यूचुअल फंड जब अपनी हिस्सेदारी कम करता है तो जाहिर सी बात है वो उन्होंने स्टॉक बेचने के लिए निकाले होंगे, तो स्टॉक पर दबाव बना होगा और उसी दबाव के चलते स्टॉक में गिरावट आई। यह होगा इस स्टॉक में गिरावट का दूसरी सबसे बड़ी वजह। अब हम अगर शेयर होल्डिंग पर नज़र डालें तो इसमें भी हम देखेंगे कि FI और DI दोनों ने अपने जो हिस्सेदारी है उसमें कमी की है। जहाँ पहले भी उन्होंने कमी की, लेकिन एकदम से फिर जून 2025 की तिमाही में एकदम से दोनों के FI की होल्डिंग में और DI की होल्डिंग में उछल आया। लेकिन उसके बाद सितंबर 2025 का जो तिमाही नतीजा है उसमें हम देखते हैं कि FI की जो होल्डिंग थी 2.04%, वो घटकर 1.92% रहेगी। वही DI की जो होल्डिंग थी 2.95%, वो भी घटकर 2.57% पर आ गई। यानी आसान शब्द में कहे तो FI और DI ने दोनों ने मिलकर ज़बरदस्त सेलिंग की है और इसी सेलिंग के चलते इरिडा में गिरावट आई, या फिर उस पर दबाव बना, स्टॉक पर दबाव बना, और उस दबाव का असर वही हुआ कि स्टॉक लगातार नीचे चले गए।
अब जब 3 महीने से इस स्टॉक में अगर ये बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है स्टॉक 3 महीने से भी लगातार नीचे ही चल रहा है। ये भी एक दूसरी नहीं तीसरी सबसे बड़ी वजह है जिसके चलते स्टॉक में गिरावट आई है। अब देखते हैं हम चार्ट पर कि चार्ट क्या कह रहे हैं। तो मैंने अभी ये चार्ट का इरिडा का चार्ट ओपन किया है। अब इस पर अगर हम ट्रेंड लाइन अगर खींचे ये रही ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन के हिसाब से तो यही पता चल रहा है कि अभी स्टॉक ट्रेंड लाइन को टच कर चुका है। इससे पहले स्टॉक यहाँ पर टच कर चुका था, यहाँ पर लगभग ऑलमोस्ट वहाँ पर ही आया था, नीचे आया पहले यहाँ से, फिर टच किया। ठीक है, मैं दोबारा इसे ड्रॉ करके देता हूँ। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टॉक ने जैसे यहाँ पर पहले ऑल टाइम हाई छुआ, जिसके बाद स्टॉक लगभग नीचे आ गए यहाँ तक 185 के आसपास, फिर वहाँ से दोबारा ऊपर गया और यहाँ ट्रेंड लाइन को टच कर चुका, फिर वहाँ से दोबारा नीचे आया 137 तक, फिर वहाँ से दोबारा लगभग ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन के आसपास आया और वहाँ से ये नीचे इस तरह से, और अभी भी ये ऊपर आके थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जब तक मुझे लगता है जब तक स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलेगा या फ्रेश ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक तो स्टॉक में तेजी आना नामुमकिन है। और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लगभग मेरे ख्याल से 160 के आसपास, यदि स्टॉक 160 के आसपास अगर आता है और वहाँ पर बंद होता है अच्छे खासी वैल्यूम के साथ, अगर 160 के आसपास स्टॉक बंद होता है, कैंडल क्लोज होती है, तब जाके स्टॉक में हम लगभग 240 का पहला टारगेट देख पाएंगे। अब ये वाली ट्रेंड लाइन देखते हैं। अब ये वाली ट्रेंड लाइन भी देखो, इसमें सब पता चलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि स्टॉक 160 के ऊपर अगर निकलता है, अब देखा जाए तो यहाँ का जो इसका जो पहला जो बता रहा है ये 168 रुपये के आसपास आ रही है इसकी एक ट्रेंड लाइन, यानी लगभग 168 रुपये के आसपास। यानी अगर यहाँ से निकलता है तो स्टॉक सीधा 200 और उसके बाद 237 और फिर लगभग 270 या 75 रुपये के आसपास जाएगा। अब हम अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो 50 डे मूविंग एवरेज से अभी भी ये स्टॉक नीचे चल रहा है, 100 डेज मूविंग एवरेज से भी नीचे चल रहा है और 200 डेज मूविंग एवरेज से भी नीचे चल रहा है। एक समय पे अभी ये 3-4-5 दिन हुए हैं कि स्टॉक में तेजी आने की 7.5% की तेजी आई, उसकी वजह से स्टॉक ऊपर गया, नहीं तो फिर पहले तो 5 डेज 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज से भी नीचे ही ट्रेड कर रहा था। ऐसे में जब कोई स्टॉक 50 डेज मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करेगा या 100 डेज मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करेगा तो जाहिर सी बात है स्टॉक गिरावट का संकेत देता है, और उसकी वजह से भी इसमें दबाव पड़ता है स्टॉक पर, और इस वजह से भी स्टॉक में गिरावट आना लाजमी है। जब तक ये 50 डे मूविंग एवरेज या 100 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर नहीं निकलेगा, लोगों में अभी तक उसमें लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे कि स्टॉक में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। 50 डे 100 डेज के ऊपर निकलने के बाद लगभग लोग कुछ अगर सस्टेन करता है 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर निकलने बाद अगर सस्टेन करता है तो लोग फिर शॉर्ट टर्म के लिए उसमें एंट्री लेंगे। अगर 100 डेज की बात यानी 100 डेज मूविंग एवरेज से अगर ऊपर निकलता है तो ये मैंने वीकली चार्ट भी लगाए हैं, अगर ये हम इस वीकली चार्ट पर भी देखिए तब भी इसमें डाउन ट्रेंड ही दिखा रहा है। अगर हम मंथली चार्ट तो इतना खास, मंथली चार्ट पर तो इतना कुछ खास दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लगा के देखते हैं। ये रहा इसका मंथली चार्ट भी लगभग वही बता रहा है डाउन ट्रेंड। हालांकि मंथली चार्ट की जो अभी ये चालू दिसंबर की जो कैंडल है वो लगभग नीचे जाकर वापस आ चुकी है, लेकिन अब ये ग्रीन में क्लोज होगी तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो फ्रेश ब्रेकआउट तो वैसे भी मिलने वाला है ही नहीं। फ्रेश ब्रेकआउट लगभग मैंने आपको बताई है कि 160 के ऊपर जब ये स्टॉक क्लोजिंग देगा एक अच्छे वैल्यूम के साथ, तब जाके स्टॉक में तेजी आएंगी, जिसके बाद स्टॉक पहले 200 आराम से जाना ही जाना है। और वैसे भी अभी जो बजट आने वाला है, जब बजट आएगा तो शायद स्टॉक बजट के बाद भागेगा ही भागेगा।